जी, we were watching about that द टॉप सर मैनेजिंग प्योर फाइनेंशियल रिस्क को हम देख रहे थे, तो हमें पता चला इंटरेस्ट रिस्क को जो है ना, ये एक मेथड था कि उसको अगर फिक्स कर दिया जाए तो इस किस्म के रिस्क से बचा जा सकता है. दिस गिव राइज द पॉसिबिलिटी ऑफ बोरोइंग ऑन फ्लेक्सिबल floating interest rates. In such a case, the interest rate is set in relation to a reference rate which is not controlled by the lender or the buyer. क्या है कि वो कहता है कि पॉसिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोरोइंग में. अगर इंटरेस्ट रेट जो है ना फ्लेक्सिबल हो तो लोग जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं. अगर आपको इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स दिया जाए तो कुछ लोग फिर इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें कि हम लें. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ पाकिस्तान, द कराची इंटर बैंक money market issues rates for various tenures of lending between banks. These rates, called Khyber in Karachi Interbank Offer Rate, are not set by any particular individual bank, firm, or even authority. These are the net outcomes of the transactions that actually take place at the money market. These rates are set for loans for varying tenures, such as 1 week, 1 month, and 3 months, 6 months, etc. Available on the internal just like a stock prices. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है, यहाँ पे बात को समझे. What you want to disclose that you know that what is the money market. मनी मार्केट के बारे में मुझे कौन बताएगा? किसको समझ है? किसी को पता हो तो बता दे. सिंधु. सिंधु मेरा माशाल्लाह बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, इसको सब कुछ आता है. आयशा, आपको पता है मनी मार्केट क्या होती है? जाहिद सिद्दीकी, नो सिदरा सर. बतूल, सब बच्चे ऑनलाइन है. इशरत, इशरत आपको पता होगा. सर जी सर. सर स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज को कहा जाता है. हम्म, आप कौन सी क्लास में है? एमबीए में है? जी सर. अच्छा, सही सही. असल में ना आपने शायद डीपली पढ़ा नहीं है, रीड अप किया कर इन चीज़ों को, किताबों को. ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ. जी, जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना कुल, उनमें एक होती है कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट क्या होती है? जहाँ पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती हैं. ठीक है, जहाँ पे शेयर्स एक्सचेंज होते हैं. एक बात समझ आ गई? फाइनेंशियल मार्केट का पहला हिस्सा कौन सा हो गया? कैपिटल मार्केट का. जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलता तो है प्राइस बॉन्ड उसको. वगैरह बीसी में आ जाएंगे. हाँ, प्राइस बॉन्ड्स को छोड़ें आप फिलहाल, वो लोन नहीं है. ठीक है, वो तो एक अलग चीज है. सुने ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो ना जिस मार्केट में, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बारोइंग हो, बेसिकली शेयर बेच देना, ये भी तो एक लोन लेना होता है ना आवाम से या बैंकों से. 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए कर्जा ले लेना, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट क्या होती है? तमाम बच्चे गौर से सुने. मनी मार्केट ये ऐसी मार्केट होती है जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिए जाए, लेस देन 1 ईयर. ठीक है, आपको छोटे से अरसे के लिए लोन मिल जाता है, शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, और उसको क्या कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं. थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? थर्ड पे आती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे सर करेंसी की एक्सचेंज सर होती की है. जो आप सर मनी मार्केट की जो डेफिनेशन दी है, इसमें क्या एग्जांपल आएगी कि लोन वगैरह बैंक देते हैं? नहीं 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 नहीं, ये जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ना, वो कैपिटल मार्केट की एग्जांपल में आएंगे. ठीक है, जो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिले, 1 साल से कम अरसा में हमें लोन वापस भी अदायगी होती है उसकी. ठीक है, अब यहाँ पे हमने वही एग्जांपल देखने लगे हैं. सुने, होता क्या है? होता क्या है? जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, मनी कैपिटल मार्केट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनको जब थोड़े बहुत पैसों की कमी आती है ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने 1 लाख देना था, उनके पास 90,000 रुपए हैं, वो 10,000 कहाँ से उठा लेते हैं? मनी मार्केट से उठा लेते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो कुछ पैसे उठाते हैं. तो पाकिस्तान में क्या है, एक रेट चलता है काइबर के नाम से, KIBOR, काइबर. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, इसमें वो क्या कहता है? नॉट, वो कहता है ये सेट खुद ब खुद नहीं किया जाता, ये डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे इसका इंटरेस्ट सेट होता है. जितनी डिमांड होगी इसकी, अल्टीमेटली इसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. इसमें कमी आती जाएगी डिमांड में, तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे ताकि लोग लोन लें कम वक्त के लिए. तो यहाँ पे वो क्या कहता है? दीज रेट्स आर सेट फॉर लोन्स ऑफ वेरिंग टेन्योर्स.
1 वीक के लिए भी आपको लोन दे दिया जाता है, 1 माह के लिए भी दिया जाता है और 3 माह के 6 माह के लिए भी। ठीक है, लेस देन 1 ईयर आपको ये लोन दिया जाता है, फिर आपने वापस करना होता है। जी, किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ ले। आ गई है सर। तो कहता है कि यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि कैबर में क्या है 2.5% पे आपको लोन दिया जाए। इसको आप खुद ही देखिएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, आपको बेसिकली आइडिया देना था। मीन्स ऑफ हैंडलिंग फॉरेक्स रिस्क। अब मैंने एक कैपिटल मार्केट के अलावा हम बताया कि मनी मार्केट के बारे में हमने बता दिया। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना पाकिस्तान से हट के डिफरेंट करेंसीज में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो भी एक रिस्क होता है कि कभी कमी कभी ज़्यादा। तो उसको कैसे, उसमें हमने अभी देखा था कि अगर हम करेंसी डीलर के पास चले जाएं, उसके साथ कोई मामला ऐसे तय हो जाए, कंपनी इज एक्सपोज टू फॉरेक्स रिस्क, इट हैज़ फाइनेंशियल लायबिलिटीज और एसेट डिनोमिनेटेड इन द करेंसी अदर देन द करेंसी ऑफ इट्स कंट्री। अगर हमने एक मशीन जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स से मंगवाई है, आज हमने ली है $100 की, कल पता चले कि पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हो गई है और पता चला है कि अब हमें ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली दिस यूजुअली हैपेंस टू कंपनीज हु हैव इम्पोर्ट समथिंग। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है ना, उनको ये रिस्क होता है। मोस्ट पाकिस्तानी कंपनीज funds when their imports and machinery other such things due to steadily deteriorating value of Pakistan rupees। ठीक है, वो कहते हैं पाकिस्तानी पैसे में जब कमी आ जाएगी तो अल्टीमेटली कंपनियों को लॉस हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या उसने कहा है, पहले इसको कैसे हम ले सकते हैं, किस तरह से हम कवर कर सकते हैं इस किस्म के रिस्क को। फॉरवर्ड बाइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट अ प्री सेट रेट। ठीक है, आप मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान कर लें कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो भी होगा, आप आज उसकी रेट सेट कर लें और उनके साथ डिसीजन ले लें कि आपको इतने पैसे रेट के मुताबिक मिलेंगे। जो रेट उस डेट को होगा, या आज का एक रेट तय कर लें और उसके मुताबिक उनको पैसे भिजवा दें। बाय एन ऑप्शन टू बाय और सेल डॉलर टू अ रेट सेट नाउ। इसमें भी यही है कि आप जो है ना डॉलर का रेट सेट कर लें या मुस्तकबिल में जो भी आप डेट डिसाइड कर लें। तो ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि डिफरेंट मैटर्स होते हैं। अच्छा, करेंसी स्वैप में क्या आता है, इफ एन इंपोर्टर इज बाइंग गुड्स फ्रॉम say Germany and the transaction is nominated it's say euros, and he links that Pak rupee is likely to lose value against euro, but in his estimation the value of Pakistan rupee may not fall against the US dollar, fall at much lower rate, then he has to choice swap his euro liability with US dollar liability. This swap is pure gamble. It may work out in importer's favor if indeed his estimation of movement in the relative values of euros and dollar proves correct. Alternatively, he may stand to lose it more movement in the value of euro and the dollar goes against his initial estimate। जी, करेंसी स्वैप में भी ना यही है कि 1 2 3 करेंसीज से जो है ना आपका लिंक होता है। ये मुझे खुद को भी याद, इतना डीपली ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैं इस टाइम में भी आपको डिलीवर ना कर पाऊँ। करेंसी स्वैप को आप देखिएगा, ये इसमें भी यही होता है। उसने ये बात की है कि लिंक दो से ज्यादा करेंसीज के साथ आपका लिंक होता है आपकी करेंसी का, तो आप जो है ना कोई डिसीजन को डिसाइड कर सकते हैं उनके साथ कोई भी रेट। इफ एन इम्पोर्टर इज बाइंग गुड फ्रॉम से जर्मनी एंड द ट्रांजैक्शन इज euros and he thinks Pak rupee is likely to lose value euro, but in estimation of value of Pak rupees may not fall against the US dollar। अच्छा, आपको बात बताते हैं इसमें। वो कहता है कि ना अगर कोई चीज पाकिस्तान में बंदा बैठा है तो वो क्या करेगा, उसने कुछ डॉलर्स में पेमेंट करनी है, तो वो उनसे कुछ इस किस्म के डिसीजन कर लेता है कि वो आपको यूरो में पैसे देगा। तो इस किस्म की जब कोई डील होती है, करेंसी स्वैप होता है, तो उसका क्या कहना होता है कि यूरो पाकिस्तान करेंसी के मुकाबले में ना डाउन नहीं होता, जबकि डॉलर की वैल्यू जो है ना हम लॉस कर जाते हैं डॉलर में अगर पेमेंट्स दें। तो इस किस्म की ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप्स कहते हैं।
अच्छा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, अब इसको हम देखते हैं। ये भी तकरीबन वही बहन भाई हैं सब कुछ। फॉरवर्ड कवर ऑप्शंस एंड स्वैप्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आर कॉमनली रेफर्ड टू एज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तमाम हमने जो बात की, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये प्योरली लीगल नहीं होते फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लीगल होते हैं। ऑप्शंस जो होते हैं, खास तौर पे ऑप्शंस में भी यही है, लीगलपन ज्यादा पाया जाता है। स्वैप्स, ये तमाम जो, इन सब को एक कोलेक्टिव नाम दिया गया है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का। ठीक है, ये कोलेक्टिवली नाम दिया गया है। इन्होंने एग्जांपल्स भी आगे दी हुई हैं इस किस्म की। अब स्टॉक मार्केट का रिस्क पे हम आ जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट के रिस्क को कैसे कवर किया जाए, ये भी तो एक बात है। अब जी आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट के रिस्क को कैसे कवर किया जाए। सबसे पहले बात सुने, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क। जी, सिस्टमैटिक रिस्क आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, किसी को कुछ याद हो? सर पढ़ा तो है। याद नहीं है? सर कंपनी के कोई सिस्टम में कोई जैसे उनके मतलब जो प्लांट वगैरह होते हैं उसमें अगर उनका प्रॉब्लम आ जाए कंप्यूटर की जिसकी विंडो वजह से जो खराब है हो रिस्क जाना हो है, रहा हो, उनके ऑन कंप्यूटर हो की रहा हो, विंडो खराब हो जाना, ऐसे ना हमारे, वो सिस्टम उनका होगा ना। कंप्यूटर की विंडो का तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलें चलें, मजाक कर रहा हूँ, सुने आप। ये बड़ा अहम है, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है आपको घुमाने के लिए। बड़ा सिंपल सी बात है लेकिन, if a company holds shares in a bond or stock other company, the change in the market price of such investment can have an impact on its balance sheet. Risk associated with investment in financial assets are broadly classified as a systematic risk and the unsystematic risk. जी बात सुने, जो भी आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो पढ़ा होगा। देखिए नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे आपका कोई लेक्चर दिया जाता है कि नहीं, फाइनेंस का अगर दे दें, या अगर आपका लेक्चर मुझे मिल गया इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो उसमें हम स्टॉक मार्केट्स को डीपली देखेंगे। आई थिंक हम पहले पहले चैप्टर्स में देख चुके हैं उसको भी। तो बच्चे, जो स्टॉक मार्केट ना, एक खास तौर पे एक इकोनॉमी का डाउनफॉल आ गया, ठीक है, इकोनॉमी का डाउनफॉल आएगा तो तमाम कंपनीज को अफेक्ट करेगा वो, ठीक है। कोई इकोनॉमी एज अ होल जब डिस्टर्ब होगी, उसको कहेंगे सिस्टमैटिक रिस्क। अच्छा, वो बता भी रहा है, सिस्टमैटिक रिस्क, जनरल रिस्क इज अ रिस्क दैट इज फोर्स्ड बाय द एंटायर इंडस्ट्री और इकोनॉमी एज अ होल, जो टोटल इकोनॉमी का हो सकता है। दिस रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, इस रिस्क से तो बचा भी नहीं जा सकता। देखिए जी, कोई जल्जला आ गया, कोई तूफान आ गया, उसका इफेक्ट क्या होगा, तमाम सिस्टम पे होगा, मुकम्मल मार्केट पे, होल मार्केट का जो रिस्क होगा ना, जिससे सब कंपनीज अफेक्ट होंगी, इससे बचा भी नहीं जा सकता। द फ्लक्चुएशंस इन कॉटन प्राइसेस अफेक्ट्स ऑल स्पिनिंग मिल्स। कॉटन की प्राइस बढ़ गई है तो तमाम स्पिनिंग मिल्स पे इसका इम्पैक्ट होगा। तो ये क्या है, एक सिस्टम में चेंज आया। कॉटन के रेट्स इसीलिए तो बढ़ा दिए जाते हैं ताकि महंगाई हो जाए। सिस्टमैटिक रिस्क में अफेक्ट द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, इससे क्या है, ऑपरेशंस डिस्टर्ब होंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है बच्चे? अनसिस्टमैटिक रिस्क ये होता है कि अगर किसी कंपनी ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका कोई प्लांट खराब हो गया है, उसका जाती कोई मसला हो गया है, तो उसकी वजह से जो हमें रिस्क फेस करना पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो अनसिस्टमैटिक रिस्क था, वो सिस्टमैटिक नहीं था, ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से नहीं था। तो अगर आपने पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, अगर स्टॉक मार्केट एज अ होल डिस्टर्ब हुई, उससे तो आप बच नहीं सकते, तो आप कहेंगे ये तो एक सिस्टमैटिक रिस्क था जो हमें अफोर्ड करना पड़ा। अगर कोई कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस थी, कंपनी ने काम सही नहीं किया, उनके वर्कर्स का इशू था, तो वो क्या कहलाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाएगा। आप मजीद इसको पढ़ भी सकते हैं डीपली। डिफॉल्ट रिस्क, जिसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अच्छा, दिस रिस्क इज परहैप्स the one that most affects the middle and the small level companies.
हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं। लास्ट टाइम में मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया था, लास्ट टाइम तो 16 बच्चे आए थे, अब माशाल्लाह से 20 हो गए हैं। तो अटेंडेंस लगा लूँ? जी सब ऑनलाइन है। ये स्क्रीनशॉट यस कौन सर। भेजेगा मुझे इसका? जी सर, मैं भेजता हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल रजाक सिंधु, हाँ भेजिए। भेज दिया ऑलरेडी। अच्छा कोई एक स्टूडेंट ग्रुप में भेज दे मुझे। अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा ना हमारे पास एक लेक्चर बाकी है नेक्स्ट संडे का, ऐसे है ना, एग्जाम से पहले। आप इतने खुश ना हो, ये बच्चे आपको पढ़ना है सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक लफ्ज पढ़ना है आपने, नहीं तो फिर मार्क्स आपके कम आएंगे। डीपली अभी से पढ़ना, अरे टाइम कभी देना खुश स्टार्ट भी कर होने दें। दिया करें। खुश वाली कोई बात नहीं है, पढ़ना है तो पास होंगे, नहीं तो नहीं। ये तो मैंने आपका ना, ये मैं तो क्लास में जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ना, तो मैं तो बच्चों का वाइवा लेता हूँ, वाइवा लूंगा आपका फाइनली, और उस पे आपका डिसीजन लूंगा कि हाँ ये कितने बच्चा पानी में है। तो इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसने नहीं पढ़ा, वहीं क्लास में बुलवा के या ऑनलाइन वाइवा लेंगे, फ्रंट कैमरा टू कैमरा। अच्छा, means of handling default risk. This risk is perhaps the one that most affects the middle and the small level companies obliged to extend credit facilities to their customers in order to make a better use of their production facilities. The financial system prevalent in Pakistan does not offer much help to businessmen in mitigating this risk. Briefly, the following options may be considered to minimize the credit risk. Don't offer any credit facilities at all. This option is not available to most small and medium-sized companies who are engaged in the fiercely competitive business. वो कहते हैं कि एक तो बात यह है कि आप ना क्रेडिट रिस्क से इस तरह बचें कि आप दें ही ना छोटी मोटी कंपनीज को पैसा। वो कहते हैं नेक्स्ट क्या है, आप क्रेडिट इंश्योरेंस ले लें। वंस अगेन दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान एज इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट प्रिपेयर टू ऑफर सच अ कवर। पाकिस्तान में ना ऐसी तो कोई कहानी ही नहीं है कि कोई क्रेडिट आप दे दें और उस इंश्योरेंस ले लें किसी कंपनी से कि अगर ये बंदा डिफॉल्टर हो गया तो हम जो है ना उसके बदले में आपको पैसे देंगे। Ask the customer to open local letter of credit. This option is used for larger orders and not too uncommon in Pakistan. A local letter of credit assures seller to get his payments from issuing a bank. LC का पता है LC क्या होती है? याद कीजिए जब हम छोटे बच्चे थे तभी पढ़ते थे, मुझे तो लगता है। नहीं नहीं, ये 10वीं के बाद की क्लासेस में FA BA में पढ़ा था हमने। जी LC का किसी को पता हो? सर ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है? हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब तो आपको नाम तो बता दिया, ये होता क्या है, इसका काम कैसे होता है, कुछ आइडिया होगा आपको? जी कोई आइडिया है तो सर बता दें, यही अदरवाइज होगा कोई जैसे इशू नहीं। लेना होता है सर, जैसे क्रेडिट लेना हो या उसमें जो भी टर्म लिखी जाती हैं अच्छा उसके छोड़े, लिहाज से होता अच्छा है, ये लेटर बनाया ठीक है, जाता है। सुने सुने सुने। जी बच्चे एलसी क्या होता है, मिसाल के तौर पे जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है ना किसी मशीनरी की, खास तौर पे जब कहीं से हम इंपोर्ट करें कोई मशीन, तो क्या होता है कि पाकिस्तान में जो कंपनी जो परचेज कर रहा है ना, वो किसी बैंक के पास चला जाता है यहाँ पे, और बैंक से कहता है कि मैंने अपना एलसी ओपन करवाना है। तो फिर उस मुल्क का जो दूसरे मुल्क से जहाँ से मशीन ने आना होता है, वो भी अपने एक किसी बैंक में एलसी कनेक्ट करवा देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, फिर क्या होता है, जब वो एलसी ओपन होता है ना, तो दोनों की जो ट्रस्टेड पार्टीज है ना वो बैंक बन जाते हैं। तो ये अपना एक किस्म का क्रेडिट रिस्क होता है ना, जो वो इंश्योर्ड हो जाता है उनके लिए। मिसाल के तौर पे क्योंकि मैंने मशीन परचेज करनी है, तो मेरा तो रिस्क है ना कि अगर मैं डायरेक्ट दूसरे मुल्क में उसके पास पैसे भिजवा दूं उसके बैंक अकाउंट में, अगर वो हमें मशीन ना भेजे तो हम अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम अफेक्ट हो सकते हैं, हमारा सारा पैसा ज़ाया हो सकता है। मैं अपने तमाम पैसे अपने लोकल बैंक में जमा करवा दूंगा। नेक्स्ट दूसरी साइड से क्या होगा,
वो बैंक जो है ना गारंटी दे देगा कि हाँ उसने हमारी एक ट्रस्टेड पार्टी बैंक को पैसे दे दिए हैं पाकिस्तान में, आप अपनी मशीनरी हमें दे दें, एक किस्म का आप एक क्रेडिट पे अशिया दे दें हमें थोड़े वक्त के लिए। जैसे ही मशीन उनके पास पहुंचेगी वो उसी वक्त बैंक पेमेंट रिलीज करता है दूसरे बैंक को और अगले बंदे को पैसे मिल जाते हैं और इनको मशीनरी मिल जाती है और इनका एक किस्म का ट्रांजैक्शन का रिस्क जो है वो खत्म हो जाता है। जी समझ गए बात को कि नहीं? दो मुल्कों में अलग-अलग बैंक्स में एक अकाउंट खुलवा देना। सर सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि बैंक एज अ गारंटी के तौर पे दोनों पार्टीज के लिए काम करता है। दो डिफरेंट बैंक्स काम कर रहे होते हैं दो डिफरेंट ममालिक में। अच्छा इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा समझ आ जाएगा। Ask the customers to open local letter of credit. This option is used for larger orders and is not too uncommon in Pakistan. ये common बात है क्योंकि a local LC assures the seller to get his payment from his issuing bank with prescribed time limit. क्या है local letter of credit? क्या करेगा? जो बेचने वाला होगा उसको गारंटी देगा अपनी पेमेंट की कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा इस खास वक्त पे टाइम पीरियड में। This effectively shifts the credit risk from the seller to the buyer's bank. और वो क्या करेगा एक क्रेडिट रिस्क को जो है शिफ्ट कर देगा सेलर की तरफ से बायर्स बैंक की तरफ, यानी एक रिस्क शिफ्ट हो गया ना उसका, यानी उसको पैसे तो कंफर्म हो गए एलसी ओपन करवाने के बाद। बैंक however cover themselves through have charge on securities and properties of the customer। क्या है वो उसके बाद अपना जिम्मेदारी कबूल कर लेगा उसकी प्रॉपर्टीज की कि वो उसको उसके तक पहुंचाए। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एंड नेक्स्ट चलते हैं, हैव अ वेल डिजाइन्ड एंड कम्प्रिहेंसिव क्रेडिट पॉलिसी व्हिच इंक्लूड्स। चलें इसको फिलहाल छोड़ें। क्या स्टेप्स इन मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क, ये उसने वही बात दोबारा से कही हुई है, ये भी उसके साथ मिलता जुलता टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट इज द रिस्क असेसमेंट, फिर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक लगा देना। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, इंशाल्लाह हम अगले 5 मिनट में एंड कर देंगे, डोंट बी वरी। Institutions for risk management, it is not possible to cover all the various institutions that play a role in helping businessmen manage their risk in their elementary. However, briefly, the following are some institutions that assist in risk management. नीचे वाले कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जो है ना रिस्क को मिनिमाइज करने में आपको मदद देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता चल गया इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, स्टॉक एक्सचेंजेस में भी वो कहता है कि रिस्क को मिनिमाइज किए। स्पेशलिस्ट ट्रेडर्स इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शंस, स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं कुछ मुस्तकबिल के। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी यही होता है कि आपसे पैसा इकट्ठा करके कुछ एक्सपर्ट्स जो है ना आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अच्छा किरदार अदा करते हैं, एलसी ओपन करवा दी आपकी या कोई इस किस्म की फैसिलिटीज दे दी आपको। नीचे देखने दे हैं क्या कुछ पढ़ने के काबिल भी हैं कि नहीं चीज़ें, ये देख लूँ मैं। तो बच्चे ये डिजास्टर रिकवरी इसको फिलहाल आप जाने दें, ये ऐसे सिंपल सी बातें हैं। कॉमन लैब्स क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है, क्या क्या मामला। रिपोर्ट होती है रिस्क मैनेजमेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। ये है कि आप जो भी है, ये हमारे पाकिस्तान के लॉ में है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक कि हम जो है ना एक रिस्क मैनेजमेंट की रिपोर्ट भी बनाएंगे और जिस तरह से रिस्क मैनेज किया जाता है। तो बाकायदा आप याद रखिए कि हमारे पाकिस्तान में क्या हर एक कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट के कुछ एक्सपर्ट होते हैं कंपनी में, ठीक है। एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो कि रिस्क को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। आप एज अ रिस्क मैनेजर भी जा सकते हैं किसी भी कंपनी में इंशाल्लाह ताला अपनी स्टडी के बाद, अगर आप डीपली अच्छे एक्सपर्ट हैं तो। मैंने ना एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना है आपने, एडीबी का? हेलो कैन यू Yes. हियर?
एशियन तो नाम डेवलपमेंट, जी सर। हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्या है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि डेवलपमेंट में काम कर रहा है और ये लोन देता है पूरे मुल्क में। जैसे वर्ल्ड बैंक है ऐसे ही एशिया का एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो डेवलपमेंट के काम कर रहा है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स इसके पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। इनका हेड ऑफिस है फिलीपाइंस में। फिलीपाइंस का भी आई होप आपने नाम सुना होगा। ये ईस्ट साइड पे, हमारे पाकिस्तान के ईस्ट साइड पे हो जाते हैं एशिया के ममालिक, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में। तो वहाँ पे जो है ना उनका एक रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट था। तो मैंने भी वहाँ पे अप्लाई किया था वन टाइम एंड दे चूज मी फॉर इंटरव्यू। एंड रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने यही टेक्निक्स पूछी कि किस तरह से आप रिस्क को मैनेज करेंगे, और इस किस्म के सवालों जवाब किए गए जो कि इसी चैप्टर में मौजूद थे। तो इट मीन्स इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप एज अ रिस्क मैनेजर जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। सर मुझे ये पूछना था कि वैसे तो सारे ही चैप्टर्स करने हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट या थोड़े से वो बता दें। जो मिड के बाद पढ़ा वैसे है तो ना सभी वही आएगा। सर आएगा तो सारा ही, मैं वैसे ही कहना चाह रही हूँ क्योंकि थ्रू आउट पूरा चैप्टर स्टडी करना है ना, तो काफी सारे हैं। जैसे आपने एक चैप्टर हमें बताया था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में आपने कुछ कहा था कि वो बहुत हाँ, फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग इज उसको द अच्छे से मोस्ट पढ़िएगा हर इम्पोर्टेंट चीज। चैप्टर। रिस्क मैनेजमेंट का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इनमें से तो 2 सवाल आएंगे, सर कंफर्म है और ये बात। और इससे पहले मैं देखूंगा लास्ट लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कहाँ तक हमने चलना है। क्योंकि अब हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट तक, और इसके बाद मैं देखूंगा कि नेक्स्ट हमारा जो होगा ना लेक्चर, उसमें मैं आपको एक ऐसा ओवरव्यू भी दूंगा, और उसके अलावा जो हमने मजीद पढ़ना होगा आधा आधा पौना घंटा हम वो पढ़ेंगे, और 15 मिनट हम डिस्कशन करेंगे 10 मिनट के क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए एग्जाम में। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ अभी से बैठ के पढ़ें क्लास को जो हमने मिड के बाद पढ़ा है, ताकि ये ना हो कि आपको एग्ज़ाम में कोई इश्यूज हों। और हम, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नकल लगा के मुझे वापस कर देते हैं पेपर्स। और लेकिन आपसे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप पढ़ेंगे। और इसके मैं इसीलिए एक वाइवा भी रखता हूँ ऑनलाइन क्लासेस का। एंड पे वाइवे में हमें एनालाइज हो जाता है कि किसने पढ़ा है और किसने नहीं पढ़ा, और जिसने नहीं पढ़ा तो वो अगले सेमेस्टर में दोबारा से पढ़ लेगा। ऐसे ही होगा ना। सर वो वाईवे में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, आपका लेवल को टेस्ट करना है ना कि आप कितने पानी में हैं, आपने जो पढ़ा है आप पढ़ते भी हैं या ऐसे वक्त को जाया करते हैं, ठीक है। लास्ट वीक है सर थोड़ा वो सा, पढ़ने वाला जब लेवल किसी लास्ट और वीक होता है ना, जब लास्ट वीक होता है तो थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं, डे एंड नाइट आप लगाएं, पढ़ें बैठ के, एक्सपोजर लें, कुछ पढ़ें, क्योंकि आपने अच्छा आगे सर, पास अगर होके जाना है। हाँ बताएं, पूछें। कोई क्वेश्चन हो पुराने पिछले चैप्टर्स में से, तो वो फिर आपसे कहाँ पे पूछे? लास्ट क्लास में तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा ना।